नॉमिनी या लीगल हेयर क्या होते हैं? ये दो टर्म किसी व्यक्ति के मरणोपरांत या मृत्यु उपरांत उसकी प्रॉपर्टी का हक किसको होता है, उसके जो इन्वेस्टमेंट हैं, जो बैंक में पैसा है, एफडीज है, इंश्योरेंस है, उस पर किसका एक्चुअल असली हक होता है, क्या नॉमिनेशन से ये हक बदलता है, इस वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पर्सन अगर किसी दूसरे पर्सन को किसी स्पेसिफिक एसेट में, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट हो सकता है, आपका एफडी हो सकता है, एक स्पेसिफिक टाइप का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मान लीजिए एक म्यूचुअल फंड एक कंपनी के साथ, ऐसे एक स्पेसिफिक एसेट का किसी को केयर टेकर या कस्टोडियन अगर बनाता है, एक तरह से ट्रस्टी बनाया जाता है, तो कि भाई उस व्यक्ति के मरणोपरांत उस फाइनेंशियल एसेट का ध्यान जो है वो कौन रखे, तो वो एक नॉमिनी होता है। नॉमिनी जो है वो कानूनन हकदार नहीं होता है, ये पहली बात आप समझिए। नॉमिनी एक तरह से ट्रस्टी होता है जिसका काम है कि जिस पर्सन ने नॉमिनेशन किया है अपने बैंक अकाउंट में, अपने एफडी में, अपने इन्वेस्टमेंट में, उस व्यक्ति के मरणोपरांत जिसका नॉमिनेशन किया है वो उस एसेट को संभाल के अपने ट्रस्ट में संभाल के रखे और संभाल के यूज करे, और जो उसका कानूनन हकदार है, कानूनन हकदार का मतलब हुआ जिसे हम दूसरा शब्द बोलते हैं लीगल हेयर, जो उसका लीगल हेयर है उसको ठीक से ट्रांसफर करे, इस ट्रस्ट में वो अपने पास रखता है। तो ये होता है नॉमिनी। यानी नॉमिनी बाय डिफॉल्ट जो है वो आपके बैंक अकाउंट का, आपकी एफडी का, आपके इन्वेस्टमेंट का हकदार नहीं बन जाता है, वो एक तरह से कस्टोडियन होता है, उसे संभाल के रखने के लिए कि वो बाद में जो है लीगल हेयर को पास किया जाए। अब लीगल हेयर क्या होता है, यहाँ पे हम हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से हम लीगल हेयर की बात करेंगे। हिंदू सक्सेशन एक्ट किस किस पे लागू होता है? यदि आप भारत में रहते हैं, आप हिंदू हैं, आप जैन हैं, आप बुद्धिस्ट हैं या आप सिख हैं, तो आप पे हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो लागू होता है। और इस एक्ट में लीगल हेयर जो है वो क्या होता है ये हम समझते हैं। लीगल हेयर कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सारी चीज़ें जो है वो अगर किसी के नाम विल में करके चला जाता है, विल यानी वसीयत, अगर कोई पर्सन वसीयत करता है कि भाई मेरी प्रॉपर्टी, मेरा पैसा, मेरा बैंक अकाउंट, मेरे फाइनेंसेस, एवरीथिंग जो है वो XYZ पर्सन को जाएंगे, तो ये आप लीगली किसी को आप अपना हेयर बना रहे हैं कि भाई मेरी ये सारी चीज़ें इसको चली जानी चाहिए। तो एक तो ये विल के थ्रू होता है, यानी कि वसीयत के थ्रू होता है, और ये सबसे ऊपर आता है, जो कि लीगली जो हेयर्स होते हैं उनके भी ऊपर आता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी किसको पास ऑन कर रहे हैं। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, वो है एंसेस्टरियल प्रॉपर्टी, यानी जिसे हम बोलते हैं दादा परदादाओं की जो जमीन जायदाद जो हुआ करती थी, उस पे अलग रूल चलते हैं। वो क्या है वो समझ लेते हैं। कोई भी एक पुरुष जिसे अपने पिता, अपने दादा या अपने परदादा, यानी कि ऊपर की 3 पीढ़ियों से कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है, कोई भी जमीन जायदाद मिली है, तो उस पर उसके बच्चों का यानी पुत्र और पुत्री का, उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस स्पेसिफिकली पोता पोती का, और ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस यानी कि क्या बोलते हैं हिंदी में, पड़पोता पड़पोते, आई थिंक शायद पड़पोता पड़पोती बोलते हैं, तो 3 लेवल नीचे तक उनका कानूनन अपने आप हक बन जाता है जन्म से, और वो हक कोई व्यक्ति हटा नहीं सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि मेरी दादा की प्रॉपर्टी है, मेरा हक है, तो बिल्कुल सही हक है। वो हक मतलब पिता भी नहीं छीन सकता है। अगर दादा से कुछ प्रॉपर्टी पिता को मिली है तो आपका हक उस पर ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक चीज़ जो है पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इंडियन सक्सेशन लॉ में अगर कोई भी प्रॉपर्टी में लीगल हेयर किसको माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति का मान लीजिए मृत्यु हो जाती है, तो उसके मृत्युपरांत कौन लीगल हेयर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे कैसे माना जाता है। तो हिंदू सक्सेशन लॉ में इसको 2 क्लासों में बांटा गया है, क्लास 1 एंड क्लास 2। और उसमें क्लास 1 में कुछ लोगों को रखा गया है कि इनमें से यदि कोई भी व्यक्ति जिंदा है तो उसका बराबर का हक है उस प्रॉपर्टी, पहली बात। अगर क्लास 1 में कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर क्लास 2 देखा जाता है। क्लास 2 में इन दोनों में कौन कौन आते हैं मैं बात करूंगा। तो यदि क्लास 1 में कोई भी जिंदा नहीं है तो क्लास 2 में जो लोग होते हैं उनका उस पर बराबर का हक होता है। लेकिन अगर क्लास 1 में
कोई एक भी व्यक्ति जिंदा है तो क्लास 2 पर कोई हक नहीं जाता है। तो बात करते हैं क्लास 1 में कौन कौन आते हैं। पहला, इसमें 3 तरह के लोग आते हैं। पहला है स्पाउस, यानी कि आपकी पत्नी, या अब अगर लेडी है तो आपका पति, यानी पहला आपका स्पाउस यानी पति या पत्नी। दूसरा है आपके बच्चे, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो चाहे तीसरा लिंग, सबका आपके बच्चों का उस पर बराबर का हक आता है। और तीसरा है जो कम लोगों को पता है, वो है आपकी माताश्री। तो ये 3 कैटेगरी के लोग जो हैं, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड मदर, ये 3 जो है ये लोग आपके क्लास 1 में आते हैं। इनमें से यदि कोई भी जिंदा है तो सिर्फ उन लोगों का आपकी प्रॉपर्टी पे हक है जिसे आपने विल में या वसीयत में किसी के नाम नहीं लिखा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इनमें जो है इक्वल अमाउंट में बांटा जाता है। अगर इनमें से कोई भी जिंदा नहीं है तो फिर क्लास 2 को देखा जाता है, और क्लास 2 में जो लोग जिंदा हैं उनमें ये हक बांटा जाता है। अब क्लास 2 में कौन कौन आते हैं? क्लास 2 में आते हैं एक आपके जो पिताश्री यानी फादर, एक आते हैं आपके दादाजी ग्रैंडफादर, और आपके भाई और बहन। तो पिताजी, दादाजी, भाई और बहन ये क्लास 2 में आते हैं, और ये इनको सिर्फ हक तभी मिलता है जब क्लास 1 यानी कि सिबलिंग, चिल्ड्रन एंड मदर, उनमें से कोई भी यदि जिंदा नहीं है तब क्लास 2 में आता है। तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और अगर विल में कुछ नहीं लिखा है यानी वसीयत में कुछ नहीं लिखा है तो इस तरह से ये फ्लो होता है। जिन पर हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं लगता है, जैसे कि क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं, उन पर इंडिया का दूसरा रूल है जिसे बोलते हैं इंडियन सक्सेशन एक्ट, वो लागू होता है। उसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसमें पहला हक स्पाउस और चिल्ड्रन को दिया जाता है। उसमें पहले हक में माताश्री नहीं होती हैं, तो उसमें पहला हक यानी पति पत्नी और बच्चों में दिया जाता है। इसके आगे की जानकारी मुझे नहीं है, आप किसी और जगह आप ये जानकारी ढूंढ सकते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट का मैंने आपको बता दिया इस तरीके से। तो ध्यान रखें, नॉमिनेशन और लीगल हेयर अलग अलग चीज़ हैं। कुछ चीज़ों में जो है जो नॉमिनेशन होता है वो कई बार लीगल हेयर भी माना जाता है। इसमें कई तरह के केसेस हैं, तो वो 3 पर्टिकुलर केसेस होते हैं, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। वो 3 केसेस हैं, इंश्योरेंस, ईपीएफ और पेंशन। इन 3 केसेस में कई बार जो है नॉमिनेशन जिसका किया जाता है उसी को ही लीगल हेयर भी मान लिया जाता है। कई कोर्ट केसेस हैं और कई कोर्ट केसेस इस बारे में अभी भी लड़े जा रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो इन 3 केसेस में आती है। बैंक एफडी हो, आपके बैंक का सेविंग अकाउंट हो, आपके इन्वेस्टमेंट हो, म्यूचुअल फंड हो, उसमें जिसका नॉमिनेशन किया है, जो नॉमिनी है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट कोई हक नहीं है उस पैसे पे। वो लीगल हकदार नहीं है उस पैसे का। लीगल हकदार जो लीगल हेयर है, जिसके नाम पे या तो वसीयत की गई है या जो उनके, जो मैंने आपको क्लास 1 क्लास 2 बताया, उनका जो है वो एक्चुअल असली हक उनका होता है उस पैसे। तो ये ध्यान रखें, कई लोगों को लगता है कि मेरे नाम पे नॉमिनेशन कर दिया है तो ये सारा पैसा मेरा है, सारे इन्वेस्टमेंट मेरे हैं, ये एफडी मेरी है। तो ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखा जाए। और एक चीज़ मैं सब लोगों को बताता हूँ कि अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टी बिल्टअप हो गई है तो कृपया इंतज़ार ना करें, एक वसीयत लिखकर ज़रूर रखें। एक प्रॉपर एक वकील को, एडवोकेट को पकड़कर आप एक अच्छे से वसीयत करवाएं और उसे रजिस्टर्ड करवाएं, और जो है वो वकील के पास आप अपनी वसीयत रजिस्टर करके रखवा सकते हैं। ये ज़रूर करें, नहीं तो आपके जाने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है फैमिलीज़ में सिर्फ इन्हीं वजह से हो जाती है। थैंक यू, बाय बाय।